Hello everyone. Now let's see the most important, or I can say the second important protocol in IoT networking. It is CoAP protocol, shortly abbreviated as CoAP, CoAP protocol. So CoAP protocol is generally a web transfer based protocol. It is used in a web services like World Wide Web, web page, web forms, and different types of web services. So let's see the CoAP protocol. Okay. So CoAP protocol is CoAP. The full form of CoAP protocol is Constrained Application Protocol. CO refers to constraint, A refers to application, and P refers to protocol. Okay. Let's see the particular terminology of CoAP protocol. A specialized web transfer protocol for use with constrained nodes and constrained networks in IoT. So मैंने आपको बताया कि ये कैसा प्रोटोकॉल है, ये एक वेब बेस्ड प्रोटोकॉल है, वेब स्पेशलाइज्ड वेब ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. तो डेफिनेटली ये वेब सर्विसेज को यूज़ करता होगा, वेब सर्विसेज को में इस प्रोटोकॉल को हम यूज़ करते हैं. तो वेब सर्विसेज की अगर बात करें तो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब आ जाता है, WWW, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. ओके. तो यहाँ पे वेब पेज बनाना, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे दो टर्म्स मैंने यूज़ की हैं. फर्स्ट है कंस्ट्रेंट नोड्स एंड सेकंड है कंस्ट्रेंट नेटवर्क्स. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है. कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया कि कुछ भी चीज़ जो है आपके पास, कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स है, वो रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में है, आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं कर सकते. ओके. फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ में बात करें तो हमारे पास वाटर जो है काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में हम बहुत आसानी से यूज़ कर लेते हैं. बट जो अदर थिंग्स है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सेसिव अमाउंट में नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी को हमें जो है लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट रिसोर्स है. तो आईओटी में कंस्ट्रेंट डिवाइसेस या फिर कंस्ट्रेंट नोड्स की बात करें तो कंस्ट्रेंट डिवाइसेस या नोड्स क्या होते हैं. कंस्ट्रेंट डिवाइसेस आर स्मॉल डिवाइसेस विथ लिमिटेड सीपीयू, वेरी इंपॉर्टेंट. CPU is limited, central processing unit, memory is also limited, and power resource is also limited. So three important parameters: CPU, central processing unit, which is a brain of computer, memory जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, and power जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं IoT डिवाइसेस को. ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंड डिवाइसेस. ओके. इसीलिए इसका नाम है कंस्ट्रेंट डिवाइसेस. अब कंस्ट्रेंट नेटवर्क्स क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि कंस्ट्रेंट डिवाइसेस क्या होता है. ऐसे डिवाइसेस जिनकी सीपीयू, मेमोरी और पावर रिसोर्स कम हो, उसे कंस्ट्रेंट डिवाइस बोलते हैं. ओके. कंस्ट्रेंट नेटवर्क्स होता है कि अगर हम इन्हीं डिवाइसेस को यूज करें, जितने भी IoT डिवाइस हैं, चाहे आप स्मार्ट होम की बात करें, स्मार्ट होम्स में स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट AC, सारी चीज़ें, अगर इन डिवाइसेस को आप यूज़ कर रहे हो IoT डिवाइस के तौर पे, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे. कम्युनिकेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. तो जो नेटवर्क ये फॉर्म होगा इन डिवाइसेस से, उसी नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट नेटवर्क्स. ओके. तो कंस्ट्रेंट डिवाइसेस एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं. नेटवर्क फॉर्म करने के बाद आपस में कम्युनिकेट करते हैं. तो जो वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट नेटवर्क्स. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट important parameter. It is standardized in 2014. तो 2014 में इस प्रोटोकॉल को जो है स्टैंडर्डाइज किया गया था ग्लोबली, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये प्रोटोकॉल जो है स्टैंडर्डाइज हो गया था. एंड द स्टैंडर्ड इज रेफर्ड फ्रॉम RFC 7252. RFC 7252 जो है एक डॉक्यूमेंट्री है जहां पे हम इस प्रोटोकॉल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं. तो RFC क्या है? RFC stands for request. RFC stands for request for comments
रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ओके, तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स जो है एक वेबसाइट है, जनरली एक वेबसाइट है जहां पे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आप प्रोटोकॉल्स की बात करें, चाहे आप प्रोग्राम्स की बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, चाहे प्रोसीजर्स की बात करें, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को जो है इस वेबसाइट में हम रीड कर सकते हैं। RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, आप जनरली इस वेबसाइट को जो है गूगल पे टाइप करना RFC, तो आपको रिक्वेस्ट फॉर कमेंट की वेबसाइट मिल जाएगी। और इस रिक्वेस्ट फॉर कमेंट को कौन हैंडल करता है या कौन इस पे जो है डॉक्यूमेंट जो है पब्लिश करता है, तो डिफरेंट जो है नेटवर्क से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं, जैसे कि IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड जो है सारे चीज़ों को हैंडल करती है। सेकंड हो गया IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उसको वो हैंडल करते हैं। IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, अगर हम IP एड्रेस की बात करें तो IP एड्रेस जो एलोकेट करती है ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो ये क्या करती है, ये डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है अ ग्रुप ऑफ IP एड्रेस एलोकेट करती है, फिर वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं कॉमन यूजर्स को, जैसे कि हम कॉमन यूजर्स हैं, उन कॉमन यूजर्स को IP एड्रेस एलोकेट करती है ग्रुप ऑफ IP एड्रेसेस में से। ओके, तो दिस आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच हैंडल्स द नेटवर्किंग रिलेटेड टास्क। ओके, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करती हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट वेबसाइट पे जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। ओके, इट इज अ लाइट वेट फास्ट HTTP। तो यू ऑलरेडी हर्ड द टर्म HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को जो है हम वेबसाइट या वेब सर्विसेज में यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन और फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा। तो HTTP से काफ़ी रिलेटेड है कोएप प्रोटोकॉल। ओके, बट डिफरेंस ये है कि HTTP को हम एज अ कॉमन वेब सर्विसेज प्रोटोकॉल के तौर पे यूज़ करते हैं, बहुत पहले से यूज़ होता रहा है। लेकिन कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो है जनरली डिज़ाइन किया गया है, जनरली फॉर्म किया गया है सिर्फ और सिर्फ IoT प्लेटफॉर्म में यूज़ करने के लिए, IoT डिवाइसेस में यूज़ करने के लिए। ओके, अब ये लाइट वेट फास्ट HTTP क्यों है, लाइट वेट टर्म जो है क्यों आ रहा है, लाइट वेट फास्ट HTTP इसका मतलब है कि जो हमारे IoT के डिवाइसेस होते हैं उनमें हम सेंसर यूज़ करते हैं, एक्चुएटर्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं। सेंसर की बात करें, सेंसर बहुत ही स्मॉल होता है। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में आर्डिनो हो गया, आर्डिनो बहुत स्मॉल आता है, आर्डिनो उनो, या फिर रास्पबेरी पाई हो गया, रास्पबेरी पाई भी बहुत स्मॉल होता है। तो ये सारे डिवाइसेस बहुत स्मॉल होते हैं। तो स्मॉल डिवाइसेस के लिए जो है हम जनरली एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं जो कि उसके वेब सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करे। तो इसीलिए यहाँ वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो लाइट वेट होना चाहिए। ठीक है, तो लाइट वेट प्रोटोकॉल हो गया क्योंकि इस डिवाइसेज स्मॉल है हमारे पास। ओके, दैट्स वाई वी हैव यूज लाइट वेट प्रोटोकॉल, और लाइट वेट प्रोटोकॉल के तौर पे कोएप प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। इट सपोर्ट्स मल्टीकास्ट। सो मल्टीकास्ट क्या होता है, इन कंप्यूटर नेटवर्क दो टर्म्स जो है हम यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, दो टर्मिनोलॉजी। एक तो होता है यूनिकास्ट। ओके, यूनिकास्ट में क्या होता है कि एक सिंगल कंप्यूटर से आप एक सिंगल कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे कि यहाँ से अगर मुझे ट्रांसफ़र करना हो कोई डेटा तो मैं सिंगल कंप्यूटर पे डेटा को ट्रांसफ़र करूँगा। मतलब एक सिंगल यूज़र ने दूसरे यूज़र को जो है डेटा ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो इट इज़ बिटवीन टू कंप्यूटर्स और बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। ये फर्स्ट हो गया। ओके, सेकंड होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट के अंदर हम एक कोई भी सिंगल कंप्यूटर हो और उस सिंगल कंप्यूटर वो चाहता है कि मैं बहुत सारे मतलब मैनी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को जो है अपनी डेटा शेयर करूं, मैसेज जो है इन्फॉर्म करूं, तो वो डिफरेंट डिवाइसेस को एक साथ साइमल्टेनियसली जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, तो दैट इज़ मल्टीकास्ट। ठीक है, अब मल्टीकास्ट में भी दो तरह के टर्म्स आते हैं। एक तो होता है लिमिटेड होता है,
एक होता है लिमिटेड मल्टीकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड का मतलब हो गया कि मैं जिस नेटवर्क में हूं उसी नेटवर्क में सारे डिवाइसेस को जो है डेटा मैसेज जो है ट्रांसफ़र कर दूं, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि मैं जिस नेटवर्क में हूं उस अगर मुझे किसी दूसरे नेटवर्क में जाके सारे डिवाइसेस को मैसेज भेजना है तो वहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो गया। तो ये विद इन अ नेटवर्क और ये आउटसाइड द नेटवर्क यूज़ किया जाता है, बट दोनों ही मल्टीकास्ट है। ओके, सिंपल एग्जांपल है मल्टीकास्ट का। अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा मैसेज जो है मेरे कई सारे फ्रेंड्स को एक साथ जाए, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, मल्टीकास्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जनरली वहाँ मल्टीकास्ट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बट आज के करंट सिनारियो में व्हाट्सएप ने थोड़ा उस चीज़ को कंस्ट्रेंट कर दिया है। कैसे कि हम 5 से ज़्यादा यूज़र्स को जो है एक नहीं भेज सकते, सिर्फ 5 को जो है एक साथ भेज सकते हैं। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकास्ट। ओके, इट इज़ अ वन-टू-वन प्रोटोकॉल दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड ओवर यूडीपी। तो ये वन-टू-वन प्रोटोकॉल है। वन-टू-वन प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइस है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उसने जैसे कि क्लाइंट और सर्वर की बात करें, तो क्लाइंट जो है अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर फिर उस क्लाइंट को जो है रिप्लाई करता है, इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में, जैसे कि आज की डेट में तो है नहीं सबके पास मोबाइल और वॉचेज़ होते हैं, बट अगर किसी के पास मोबाइल वॉच नहीं है तो वो किसी दूसरे पर्सन जिसके पास मोबाइल फ़ोन हो या फिर वॉच हो तो उससे टाइम जो है पूछ सकता है रिक्वेस्ट के तौर पे, और फिर वो पर्सन जो है इसको रिप्लाई देता है कि हाँ इतना टाइम हो। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सिंगल आपने रिक्वेस्ट किया और आपको उसके बदले में रिप्लाई मिला। ओके, तो ये प्रोटोकॉल भी वैसा ही है कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्वर से रिक्वेस्ट करिए और फिर सर्वर आपको उसका जो है रिप्लाई करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि ये ओवर यूडीपी यूज़ किया जाता है। यूडीपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क सेक्शन में हम यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। यूडीपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूडीपी प्रोटोकॉल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, तो यूज़र डेटाग्राम जो प्रोटोकॉल है वो जनरली एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है और ये यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आप इस पर्टिकुलर टर्म को रेफ़र कर सकते हैं कि यूडीपी क्या होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर और ये लेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आप वहाँ पे रेफ़र करके इस चीज़ को सीख सकते हैं, इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ डिज़ाइंड फॉर मशीन टू मशीन एप्लीकेशंस। तो मशीन टू मशीन एप्लीकेशंस में हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल सिंपल अगर मैं बात करूं कि हम अपने हाउस में 2 IoT डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है। अगर उसमें कोई फूड आइटम्स जो है रनिंग लो है, ख़त्म हो रहा है, तो अगर उस रेफ्रिजरेटर में जो सेंसर लगा है उस सेंसर के ज़रिए इंफॉर्मेशन जाएगी ग्रोसर के पास और ग्रोसर के मोबाइल पे आएगी। तो ग्रोसर का मोबाइल जो है एक स्मार्टफोन है, तो रेफ्रिजरेटर एक स्मार्ट है और ग्रोसर के पास जो फ़ोन है वो भी एक स्मार्ट है। तो दोनों ही मशीन्स हैं, जो दोनों ही डिवाइसेस हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे? रेफ्रिजरेटर ने मैसेज भेजा कि ये फूड आइटम्स कम है और स्मार्टफोन पे जो है वेब के थ्रू, और वेब के थ्रू आ रहा है तो हम कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। तो क्लाउड से जैसे कि अब वेब के थ्रू अगर कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ पे कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो गया और स्मार्टफोन के पास वो पर्टिकुलर मैसेज जो है रिसीव हो रहा है। देन फिर ग्रोसर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है कि वो फूड आइटम्स को जो है उस पर्टिकुलर हाउस में प्रोवाइड करा देगा। ओके, तो दैट इज़ अ सिंपल एग्जांपल मशीन टू मशीन एप्लीकेशन। तो मशीन टू मशीन एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करती है वाया नेटवर्किंग। ओके, सो इन पॉइंट्स को नोट कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कोया प्रोटोकॉल। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट this protocol is used over UDP. UDP protocol is
वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर हम जो है सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो है हमारा कोएप प्रोटोकॉल, इसको यूज़ करते हैं। किसके ऊपर? यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर। सो लेट्स सी द पोजीशन ऑफ कोएप प्रोटोकॉल। सो ये हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल है। यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया कि यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ओके। अब इस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के अबव जो है हम यूज करते हैं कोएप प्रोटोकॉल। कैसे? कोएप प्रोटोकॉल में 2 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरामीटर एंड सेकेंड इज द मैसेज प्रोटोकॉल, ओके। सो ये है हमारा कोएप प्रोटोकॉल। सब आपके पास कोई भी मैसेज है, आप उसको वेब के जरिए जो है शेयर करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कोई पर्टिकुलर क्लाइंट इस मैसेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा। देन जिस सर्वर के पास ये मैसेज होगी, जो इंफॉर्मेशन होगी, वो उस क्लाइंट को क्या करेगा? शेयर करेगा या ट्रांसफर करेगा रिप्लाई के जरिए, ठीक है। तो इस कोएप प्रोटोकॉल में यही 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये एक वेब बेस्ड प्रोटोकॉल है, वेब सर्विसेज से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। नाउ इसके अबव क्या होता है? इसके अबव यूजर होते हैं जो कि इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, ठीक है। तो यूजर इज नथिंग बट द एप्लीकेशन पार्ट। तो ये जो है हमारा वो यूजर ओरिएंटेड हो गया कि जो भी यूजर आईओटी डिवाइस को यूज कर रहे हैं, अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस कोएप प्रोटोकॉल को जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोएप प्रोटोकॉल का जो पोजीशन है वो एप्लीकेशन और यूडीपी के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन अ रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल क्या होता है? रेस्टफुल होता है, रेस्टफुल जो है इसकी फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल ओके स्टेट ट्रांसफर एपीआई, ओके। तो यहां पे आर जो है स्टैंड करता है रिप्रेजेंटेशनल को, एस स्टैंड करता है स्टेट को, और टी स्टैंड करता है ट्रांसफर को, और फुल है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर फुल एपीआई। एपीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओके। तो एपीआई जो है एक सॉफ्टवेयर होता है। जब हम कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि हमने उस सॉफ्टवेयर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके अंदर कोड्स है, और उस कोड्स की हेल्प से क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर रन होता है डिफरेंट डिवाइसेस पे। तो रेस्टफुल एपीआई जो है वेब सर्विसेज के लिए जो है क्रिएट की गई है एपीआई, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम, बहुत अर्ली टाइम से इस एपीआई को हम यूज़ कर रहे हैं, रेस्टफुल एपीआई को। और इसका बेनिफिट ये है कि जो भी वेब सर्विसेज से रिलेटेड टास्क है उनमें आप डिफरेंट मेथड को यूज़ करके इस एपीआई डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके आप पर्टिकुलर उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है रेस्टफुल एपीआई का, ओके। क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 मेथड्स जो है यहाँ पे सिंपल यूज़ किए हैं। पहला गेट का मतलब होता है अगर जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है तो उसके लिए आप इस गेट मेथड का यूज़ करेंगे। पुट का मतलब होता है अगर आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप पुट मेथड को इन्वोक करते हो या इम्पोज करते हो। नेक्स्ट, अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नया मैसेज क्रिएट करना है तो उसके लिए पोस्ट मेथड यूज़ होता है। एंड देन अगर आप किसी मैसेज को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट मेथड से उसको डिलीट कर सकते हैं।
ओके, तो दिस आर दी सिंपल मेथड्स विच इज़ यूज्ड इन रेस्टफुल एपीआई। और हर वेब सर्विसेज में जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब जो है इन सिंपल मेथड्स का यूज़ करना चाहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्टफुल एपीआई के एप्लीकेशन की बात करूं कि कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है रेस्टफुल एपीआई को, तो इसके दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। पहला तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इस रेस्टफुल एपीआई को यूज़ करता है। ओके, और सेकंड है हमारा URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, HTTP के बारे में आप जानते हो कि HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक वेब बेस्ड रिलेटेड प्रोटोकॉल है जिसको हम वेब सर्विसेज में यूज़ करते हैं। URI होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ओके, URI के बारे में जो है आपको ज़्यादा अगर नहीं मालूम है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि URI का मतलब क्या होता है। ओके, तो URI जो होता है जनरली, सो यहाँ पे 3 थिंग्स है। पहला तो है URI। URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ओके, सेकंड है URN। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ओके, और थर्ड है URL। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको इन टर्म्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, बट मैं सिंपल वे में इसको समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट आपको सर्च करनी है तो आप क्या करते हो, जनरली क्रोम या फिर मोजिला वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हो, और आप उसके में पर्टिकुलर ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फिर टाइप करते हो, जैसे https www.edutainer.in। ठीक है, तो https www.edutainer.in जो है वो क्या है, वो एक तरीके से URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वो URL जो है लोकेट करता है जहाँ पे वो वेबसाइट है। ठीक है, और लोकेट करने के बाद फिर हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट को फैच करते हैं। फैच करने के बाद मतलब रिट्रीव करते हैं और उसको फिर वेबसाइट को जो है हम रीड करते हैं, उसमें जो भी कंटेंट होता है। ठीक है, तो URI जो है वो इन दोनों को कंटेंट करता है, URN और URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के अंदर जो है हम दोनों क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेम और लोकेशन। नेम और लोकेशन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कहूं कि URI जो है वो सुपीरियर है इन दोनों से, URN और URL से। ठीक है, क्योंकि URN का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, जो आपने वेबसाइट में टाइप किया उसका नाम। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम। ठीक है, और तो ये आ गया नेम, तो नेम को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, और दूसरा उसका लोकेटर। लोकेटर मतलब उसकी लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया https www.edutainer.in। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका URL। जनरली हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब URN क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। URN हो गया www.edutainer.in, तो ये हो गया URN। ओके, और ये दोनों थोड़ा सा ओवरलैप करती है। और ओके, लेट्स इरेज दिस इंफॉर्मेशन। ओके, ये हो गया URN, क्योंकि हम इसका जनरली वेबसाइट का नाम बता रहे हैं कि एडुटेनर जो है वेबसाइट का नाम है। ठीक है, और फिर URL हो गया, हमने उसका पूरा पाथ बता दिया कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो https www.google.edutainer.in। एंड देन URI जो होता है वो इन दोनों को कंटेंट करता है। ठीक है, ये हो गया URI। मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बनाया, बट फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि URI का क्या होता है,
यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई जो है यूआरएन को भी कंटेंट करता है, यूआरएल को भी कंटेंट करता है। इसका मतलब हुआ कि एवरी यूआरएल इज यूआरआई एंड एवरी यूआरएन इज यूआरआई, बट एवरी यूआरआई इज नॉट यूआरएन और यूआरएल। ठीक है, तो यूआरआई क्या हो जाएगा, जो भी इस वेबसाइट पे डेटा होगी उस डेटा का एक तरीके से हमने यूआरआई बोला, data.html। तो यूआरएल का मतलब समझ में आ गया कि ये लोकेशन बता रहा है इस वेबसाइट की, एडुटेनर वेबसाइट की, और यूआरएन हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ये इस वेबसाइट का नाम बता रहा है एडुटेनर, एंड देन यूआरआई नाम को भी आइडेंटिफाई कर रहा है और लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, यूआरआई एंड कंटेंट टाइप सपोर्ट। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में यूआरआई का भी सपोर्ट है और एचटीटीपी का भी सपोर्ट है। तो एचटीटीपी मतलब जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट को हम शो कर सकते हैं, कंटेंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ यूआरआई एंड some concept of constraint application protocol. Now let's see the next important parameter of CoAP protocol. Okay, CoAP protocol में मैंने आपको बताया कि दो important component होते हैं, पहला तो होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और दूसरा होता है मैसेज। ठीक है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बारे में तो हम जानते हैं कि जो भी मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको उससे चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करोगे सर्वर से, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा, रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। बट जो मैसेज है CoAP प्रोटोकॉल में, वो मैसेज कितने तरह के होते हैं, किस टाइप पे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस विच इज यूज्ड इन CoAP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मैसेज टाइप, हेयर हम मैसेज को जो है 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है कन्फर्मेबल मैसेज, ओके। सेकंड टाइप होता है नॉन कन्फर्मेबल मैसेज, ठीक है। थर्ड टाइप होता है पिगी बैकिंग, एंड द लास्ट वन इज सेपरेट। ओके, तो वन बाय वन हम इन डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज को जो है देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इनके पीछे, क्यों इतने हमने जो है मैसेज को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले कन्फर्मेबल की बात करते हैं। तो यहाँ मैं क्लाइंट और सर्वर का सिनारियो लेता हूँ, क्योंकि एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो जनरली एक रिक्वेस्ट करने वाला क्लाइंट होगा और रिस्पॉन्स करने वाला सर्वर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, फर्स्ट जो है क्लाइंट है और सर्वर है, क्लाइंट और सर्वर। ओके, और ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, इस डायग्राम को टाइमलाइन डायग्राम बोलते हैं। टाइमलाइन डायग्राम से हम शो कर सकते हैं कि मैसेज की स्टेटस क्या है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो कन्फर्मेबल में क्या होता है कि अगर क्लाइंट को कोई मैसेज चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सर्वर से, तो जनरली वो उसके लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा पहले। ठीक है, तो लेट्स से कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, किसके लिए, मैसेज के लिए, और सर्वर ने फिर क्या किया, उसका रिप्लाई किया। ठीक है, जो भी उसको मैसेज प्रोवाइड करना था, तो ये भी एक मैसेज ही होगा और ये भी एक मैसेज होगा। तो अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर को उसका पूरा रिप्लाई, सर्वर जो है उसको रिप्लाई कर रहा है, तो ये यहां पे कन्फर्मेबल हो गया। इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेबल मैसेज। क्यों? क्योंकि जनरली आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो आपको उसके बदले में रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो यहां पे हम हैप्पी हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलर हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ सेकंड नॉन कन्फर्मेबल मैसेज जो है, इसमें लेट से देखते हैं कि क्लाइंट है हमारे पास और यहां पे सर्वर है।
ठीक है, तो टाइमलाइन डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर क्या होता है। नॉन कन्फर्मेबल मैसेज में अगर क्लाइंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसने उसके लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट क्या होगा, एक मैसेज टाइप होगा, बट सर्वर की तरफ से कोई भी उसको रिप्लाई नहीं मिलता है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे कोई भी उसने रिप्लाई जो है नहीं प्रोवाइड की, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की क्लाइंट को। ठीक है, तो अगर क्लाइंट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है उसके रिक्वेस्ट करने के बाद, तो ये हो गया नॉन कन्फर्मेबल मैसेज। ओके, प्रेटी सिंपल, बहुत सिंपल है। नॉन कन्फर्मेबल में उसको कोई भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, और कन्फर्मेबल में उसको रिक्वेस्ट का रिप्लाई मिलता है, इसलिए कन्फर्मेबल कहते हैं। थर्ड, पिगी बैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो पिगी बैकिंग के बारे में बताता हूँ कि पिगी बैकिंग क्या होती है। यहाँ क्लाइंट है और यहाँ पे एक सर्वर है, टाइमलाइन डायग्राम के थ्रू। लेट्स से क्लाइंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सर्वर से, तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे पर्टिकुलर जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ, और रिक्वेस्ट जो होगा मैसेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, सर्वर उसको रिप्लाई करता है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वर जब रिप्लाई कर रहा है, देखो दो चीजें हैं। कन्फर्मेबल में सर्वर ने जो रिप्लाई किया, मतलब यहाँ पे इसने एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड की उसको। ठीक है, ये जनरली एक एक्नॉलेजमेंट होती है पहले कि हाँ सर्वर जो है बताता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे मिल गई है, और फिर क्लाइंट को वो पर्टिकुलर जो है एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि सर्वर तक मेरी रिक्वेस्ट जो है पहुंच गई है। यहाँ पे इसने कोई एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं की, तो क्लाइंट जो है कंफ्यूजन में है कि मेरी रिक्वेस्ट जो है सर्वर तक पहुंची या नहीं पहुंची, तो यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा। बट इन केस ऑफ पिगी बैकिंग, क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो सर्वर उसको रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ उसको पर्टिकुलर डेटा भी प्रोवाइड कराता है, जो डेटा उसको चाहिए होता है। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट प्लस डेटा दोनों एक साथ जो है एक ही बार में सर्वर जो है क्लाइंट को शेयर कर देता है कि हाँ आपकी मैसेज मुझसे रिसीव हो गई है, एंड देन आपको जो डेटा चाहिए था वो डेटा आपको मिल गया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पिगी बैकिंग, कि डेटा के साथ आपने एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करा दी। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, डेटा के साथ आपने एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड कर दी, तो पिगी बैकिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड की और उसके बाद फिर आप डेटा अलग से भेज रहे हैं तो पिगी बैकिंग नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नाउ सेपरेट में आपको पता ही है कि एक्नॉलेजमेंट पहले भेजेंगे फिर बाद में डेटा भेजेंगे। तो सेपरेट में क्या होगा कि क्लाइंट है और सर्वर है। ओके, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट किया सर्वर से कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो रिक्वेस्ट मैसेज टाइप का होगा। सर्वर पहले उसको रिप्लाई भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मैंने आपका मैसेज जो है रिक्वेस्ट जो है रिसीव कर लिया है, अब मैं आपको डेटा जो है ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पहले एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर उसके बाद डेटा भेजेगा। ओके, तो सेपरेटली वो सारे काम कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट को सेपरेटली भेज रहा है और डेटा को सेपरेटली भेज रहा है, तो ये हो गया सेपरेट। और यहां पे इसने एक्नॉलेजमेंट को और डेटा को एक साथ भेजा, तो ये हो गया पिगी बैकिंग। ओके, अब कन्फर्मेबल और नॉन कन्फर्मेबल जो है वो क्वैप प्रोटोकॉल में रिप्रेजेंट करते हैं अनरिलायबिलिटी को, क्योंकि यहां पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको सर्विस आपकी मिलेगी। तो सर्विस की अगर कोई गारंटी नहीं हो तो अनरिलायबल हो जाता है। और अगर पिगी बैकिंग और सेपरेट की बात करें तो ये जो है जनरली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को? क्योंकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी मिल रहा है, डेटा भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली सर्वर जो है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर उसके बाद डेटा भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट हमारी एक्नॉलेजमेंट के थ्रू पता चल गया, हमने हाँ हमारा रिक्वेस्ट जो है सर्वर तक पहुँच गया है, और रिस्पॉन्स में डेटा जो है सर्वर उसको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं पिगी बैकिंग और सेपरेट, और अनरिलायबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कन्फर्मेबल और नॉन कन्फर्मेबल को। ठीक है, तो हम क्वैप प्रोटोकॉल के अंदर मैसेज को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्वैप प्रोटोकॉल में 2 ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं,
पहला होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बताया था आपको। और दूसरा होता है मैसेज। ओके, और इसके बिलो हम यूडीपी यूज करते हैं, इसके अबव जो है हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो यूजर होता है इसके अबव होता है। ठीक है, तो अभी मैं मैसेज की बात कर रहा था कि मैसेज के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैसेज के यहाँ पे हमने देखा 4 टाइप्स होते हैं, कन्फर्मेबल, नॉन कन्फर्मेबल, पिगीबैकिंग एंड सेपरेट। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आप जानते हो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, रिक्वेस्ट किया रिप्लाई मिला उसका। ठीक है, सो इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर वी सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। ओके।